नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं आजाद जेपीएससी अकेडमी के आपके इस बृहत मंच पर। आज का टॉपिक है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड मतलब एक साथ, नेशंस मतलब देश। इसमें 193 देशों का एक समूह वर्तमान टाइम में है। और संगठन, तो 193 देशों का एक समूह या संगठन बोले यूएनओ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इसलिए क्योंकि पूरे वर्ल्ड में हम शांति स्थापित कर सके। तो इसके तमाम पहलुओं को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसका इतिहास क्या रहा, उसके बाद समझेंगे कि इसके जो 6 जो अंग हैं वो कौन कौन है और इनका कार्य क्या है। साथ ही साथ समझेंगे कि यूएन में 5 जो देश हैं वो अस्थायी सदस्यता प्राप्त किए हैं। आमा बांटो चीर फाड़ के। आमा जब आप खाते हैं, मतलब मैंगो जब आप खाते हैं तो उसको क्या करते हैं, चीर फाड़ करते हैं ना, और बांटते हैं। तो आमा बांट के खाना चाहिए, चीर फाड़ के। तो आमा बांटो, अमेरिका, ब्रिटेन, चीर फाड़ के, चीन, रूस, फ्रांस, ये 5 ऐसे सदस्य देश हैं जिनको वीटो का पावर प्राप्त हुआ है। तो क्या भारत को वीटो क्यों नहीं मिला? भारत भी तो एक बहुत बढ़िया कंट्री है, विशाल लोकतांत्रिक देश है, आतंकवाद के विरुद्ध है, परमाणु परीक्षण के बिल्कुल खिलाफ है, और शांति स्थापित करने में तो भारत का वर्ल्ड में बहुत अलग नाम आता है, वसुधैव कुटुंबकम। तो भारत को वीटो क्यों नहीं दिया गया? इसके दोनों पहलुओं को समझेंगे कि आखिर भारत को वीटो क्यों नहीं मिल रहा है ना। निगेटिव बातें क्या है और पॉजिटिव बातें हमारे पास क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझेंगे इसका इतिहास। प्रथम वर्ल्ड वार जब हुआ था, हुआ क्या था कि सेराजो, ऑस्ट्रिया के राजकुमार और फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। इस यही तात्कालिक कारण बना। और उसके बाद प्रथम जब वर्ल्ड वार हुआ 1914 से लेकर 18, हालांकि 28 जून 1919 को ये वर्साय की संधि द्वारा इसको खत्म किया गया। जब इसको खत्म किया गया उस समय अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन, तो वुड्रो विल्सन के दिमाग में एकदम आता है फटाक से बात कि हम ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा चीज करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं कि जिससे आने वाले टाइम में सेकेंड वर्ल्ड वार हो ही नहीं। तो इनके दिमाग की एक उपज कहिए कि 10 जनवरी 1920 को इन्होंने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना करते हैं, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा। तो ये जब स्थापना करते हैं उस समय इसमें देखिए कुछ खामियां थी, हालांकि ये बाद में फेल हो गया। अब फेल के कारण क्या थे समझिएगा। पहले तो समझ लीजिए लाया क्यों गया था। लाया इसलिए गया था कि हम वर्ल्ड में शांति स्थापित कर सकें। दूसरा चीज कि हम व्यापार को बढ़ाएंगे। जब व्यापार बढ़ेगा तो एक देश दूसरे देश में इन्वेस्ट करेगा और वो झगड़ा झंझट नहीं होगा। खाली मन शैतान का। अब खाली मन तो रहेगा नहीं, जब आप इन्वेस्ट कीजिएगा, बिजनेस में आइएगा तो खाली मन तो रहेगा नहीं। तो इस चीज को लेके, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध ना हो, इसको लेके वुड्रो विल्सन ने 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस का स्थापना करते हैं। लेकिन इसका एक खामी क्या था कि इसमें सदस्यता लेना है या इसका जब आपको इसमें पार्टिसिपेट करना हो तो आप जिस देश से संबंधित है उस देश की पार्लियामेंट जब आपको ऑथराइज करेगी, वहां से पास होगा, तभी आप यहां पे आएंगे। अब अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन को अमेरिका खुद कहता है, अमेरिका का संसद, कि नहीं यहां हम मंजूरी नहीं देते हैं। तो ये फिर फेल हो गया। फिर फलतः सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ। हिटलर की सेना ने पोलैंड पर जबरदस्त अटैक किया और यहां से विश्व युद्ध स्टार्ट। कई देश इसमें कूदे, है ना। यह खत्म कब हुआ? 2 सितंबर 1945। जापान ने आत्मसमर्पण जब कर दिया तो यह खत्म हो गया। लेकिन जापान के आत्मसमर्पण के पहले जापान को इतनी भारी क्षति चुकानी पड़ी कि वो आज भी इससे कराहता है। क्या कारण क्या है? 2 बार बम, परमाणु बम गिराए गए। और परमाणु बम जहां पे गिरता है वहां पे कहा जाता है कि वहां आसपास के जो एरिया है जहां पे बम का प्रभाव है वहां पे जल्दी वनस्पति या फिर ये घास कहिए नहीं उगते जल्दी। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया जाता है, लिटिल बॉय। कौन सा? लिटिल बॉय, ठीक है। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराते हैं, फैटमैन। देखने में लिटिल बॉय था लेकिन बहुत बड़ा विस्फोट किया था, और फैटमैन तो कहना ही नहीं है। इस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इनका एक दिमाग में आया कि अब कुछ ऐसा करते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार हो ही नहीं। तो इन्होंने लीग ऑफ नेशंस को सुधारा और यूएनओ के संगठन की बात की। यूएनओ मतलब संगठन के स्थापना की बात की। यूएन संगठन के स्थापना की बात करते हैं कि हम यूएन को लाएंगे। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसका ब्लूप्रिंट, कोई भी चीज निर्माण होगा तो सबसे पहले ब्लूप्रिंट बनाया जाएगा। तो इसके निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कदम कब उठाए जाते हैं? सर्वप्रथम 21 अगस्त 1944 को। अब 21 अगस्त 1944 के पहले ही यूएन का नामकरण हुआ, वो भी बताऊंगा मैं। 21 अगस्त 1944 से 28 सितंबर 1944 तक वाशिंगटन डीसी, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के ऑक्स भवन में
डम्बर्टन ऑक सम्मेलन हुआ, डम्बर्टन ऑक सम्मेलन हुआ और यहां कई सारी बातें की गई, तो ब्लूप्रिंट तो यहीं तैयार हुआ। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था बाद में 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक, और 26 जून 1945 को 50 देश अधिकार पत्र के साथ, संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर सिग्नेचर करते हैं 50 देश, जिसमें भारत भी शामिल था। हालांकि 51वां देश बनता है पोलैंड, बाद में यह शामिल तुरंत होता है कुछ दिनों बाद। इसकी स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945। नामकरण कैसे हुआ? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने नाम दिया था इसका, है ना। यूएन डे कब मनाते हैं? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए। यूएन डे मनाते हैं 24 अक्टूबर को। यूएन डे कब मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस, तो 24 अक्टूबर। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन स्थापना हुआ था। यूएन नेम 1942। अब देखिए इसके दो पहलू हैं। पहला तो यह है अटलांटिक चार्टर 1941 लाया गया, और दूसरा है यूएन घोषणा 1942 लाया गया। ओके, 1 सेकेंड। अब देखिएगा अटलांटिक चार्टर 1941 जो लाया गया, उसमें एलाइड पावर, जिसमें यूएस हो गया, यूके हो गया सहित 26 देश थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक्सिस पावर जैसे जापान हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, इनको खत्म कर देते हैं। एक्सिस पावर ना रहेगी, बांस ना बजेगी बांसुरी, लड़ाई का कारण ही खत्म कर देते हैं। देश को खत्म नहीं किया गया था, एक्सिस पावर को खत्म किया, और बोला गया कि हम शांति स्थापित करेंगे पूरे वर्ल्ड में। तो यूएन नाम यहां से आया, याद रखिएगा। लीग ऑफ नेशंस, फिर यूएनओ एक संगठन है, मतलब उसी का नाम यूएन है। कुल सदस्य कितने हैं? 193, 193 सदस्य हैं। लेकिन आपसे अगर पूछ दे कि 193वां कौन है तो याद रहेगा, लेकिन 192वां कौन है? तो 192वां 2006 में बना था मोंटेनेग्रो। नए सदस्य जब भी जुड़ेंगे तो इसकी मंजूरी कौन देगी? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र में 6 जो इसके अंग हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट महासभा जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली तय करती है कि तू आएगा कि तू जाएगा, मतलब कोई नया सदस्य देश आएगा या जाएगा। तो आने के लिए वही डिसाइड करती है। तो 192वां जो सदस्य था मोंटेनेग्रो, उसको 2006 में जोड़ा गया। फिर 193वां दक्षिणी सूडान 2011 में ऐड हुआ। यह बात याद रखिएगा। यूएन का चार्टर इसका संविधान है, इसका संविधान चार्टर है, जिसमें 19 अध्याय और 111 धाराएं हैं। जैसे हमारे भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश का अपना संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद है ना, 12 अनुसूचियां और भाग कितने? 22 अगर मूल रूप में देखें तो। लेकिन वैसे गिनती की संख्या से देखें तो 465 के आसपास पहुंच चुके हैं आर्टिकल्स, और भाग की बात करें तो 25 और अनुसूची है 12। तो इस तरह से इनमें भी है नियम कानून, यहां भी लिखे हुए हैं कि हमको क्या क्या कहां कहां करना है। हेड क्वार्टर कहां है? अब देखिए यूएन का हेड क्वार्टर कई बार एग्जाम से पूछे गए, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। जितने भी यहां पे आपको अंग दिखेंगे लगभग के न्यूयॉर्क शहर ही मिलेंगे आपको, एक छोड़ के। आपका ये है, आपका इधर वाला है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिसका है हेग, नीदरलैंड में, है ना। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन द्वीप पर 39 मंजिला भवन बनाया गया हेडक्वार्टर। 39 मंजिला भवन में इसका हेडक्वार्टर है। इस 39 मंजिला भवन का डिजाइनर कौन था, आर्किटेक्चर कौन था? तो वो है वेलेस हैरिसन। ये नाम याद रखिएगा, कौन से हैं? वेलेस हैरिसन। 1952 में यह बन के हेडक्वार्टर तैयार हुआ था, जिसकी प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 में होती है, ठीक। लेकिन इतना बड़ा जमीन कौन दिया? तो एक व्यक्ति बहुत दानी कर्ण थे, जिनका नाम था जॉन डी रॉकफेलर। जॉन डी रॉकफेलर ने 17 एकड़ जमीन दान दी थी कि चलिए भाई आप बनाइए, विश्व शांति को कायम कीजिए। इसकी ध्वज की बात करते हैं। अब इसका ध्वज एक अपना अलग होगा। तो हल्की नीली पृष्ठभूमि पर, हल्की नीली पृष्ठभूमि पर विश्व मानचित्र को दर्शाता, जो जैतून की शाखाओं पर हार पहने हैं। अब जैतून की शाखा क्यों लाया गया? तो जैतून कहता है कि हम विश्व शांति का समर्थन, यानी शांति का प्रतीक है जैतून, याद रखिएगा। एक प्रश्न और, यहां मैंने क्या बोला, ध्वज इसकी कैसी है? तो हल्की नीली पृष्ठभूमि। अगर आपसे पूछेगा कि इंडिया का जो ध्वज है उसमें बीच में जो अशोक चक्र है उसका कलर कैसा है, तो बोलिएगा गहरा नीला, याद रखिएगा गहरा नीला, और इसका है हल्का नीला। अब यूएन संघ घोषणा पत्र 1 के अनुसार, यूएन संघ घोषणा पत्र 1 के अनुसार इसके 4 एम हैं, जो 4 मेन एम है, मतलब 4 एम जो है वो कौन कौन है? पहला, विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करना। हम विश्व में शांति भी बनाए रखेंगे और सुरक्षित भी लोगों को रखेंगे। सभी राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध के लिए को प्रोत्साहित करना, सभी राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध को प्रोत्साहित करना। सभी राष्ट्र एक दूसरे के मित्र बनकर ही, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करना।
ठीक, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक मानवीय समस्या का समाधान कुछ है तो उसके लिए आपका अंतरराष्ट्रीय सहयोग हम प्रदान करेंगे। विभिन्न, चौथा जो है विभिन्न राष्ट्रों की गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना। राष्ट्र की कोई गतिविधि है, गलत एक्टिविटी है, अच्छी एक्टिविटी है, उसमें हम सामंजस्य स्थापित करेंगे, केंद्र की भूमिका अदा करेंगे। जैसे स्टेट में होता है ना, हमारे यहाँ 28 जो स्टेट हैं भारत में, जो वर्तमान टाइम में 28 स्टेट हैं, अपना अपना अलग अलग हलचल होता है, कुछ गलत काम कुछ अच्छे काम होते हैं, तो सेंटर देखते रहता है, निगरानी करता है, देख रहे हैं ऊपर से, देखो गलती मत करना, सही काम करो, तो हम तुम्हारा निगरानी भी करेंगे। ठीक है, तो ये है इनका। अब भाषा की बात करते हैं। यहां 193 सदस्य देश हैं, लेकिन अलग अलग देश की अलग अलग भाषाएं हैं। विश्व में तो 4000 से अधिक भाषाएं हैं, 4000 से अधिक भाषाएं हैं। और विश्व के सब देश यहाँ मतलब लगभग देश 193, विश्व में बहुत सारे देश हैं, 193 देश यहाँ है, अधिकांशतः देश, तो 193 का भाषा नहीं रखा गया है। यहाँ की 6 कार्यकारी भाषा हैं, मतलब 6 जो है भाषा है, और कार्यकारी जिसमें हम काम करेंगे, जिसमें हमारा काम चलेगा। जैसे अगर बात करें न्यायालयों में जो काम चलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में, ठीक है, हिंदी तो कम यूज होता है, इंग्लिश का ज्यादा, तो उसी तरह यहाँ भाषा कार्यकारी में 2 रखा गया, अंग्रेजी और फ्रेंच को। काम करने वाली जो कामकाजी भाषा है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है, लेकिन 6 भाषा कौन कौन है, तो एसी फ्रेश, एसी क्या होता है, फ्रेश होता है, तभी वो अच्छा हवा देगा, एसी गंदा नहीं होता है, एसी फ्रेश, एसी 2 वर्ड, FRES 4, 6, अब एच नहीं जोड़ना है अपने मन से क्योंकि 7 हो जाएगा, फिर 6 ही भाषा है। तो देखिए, ए से अरबी, सबसे नई भाषा कौन सी है, अरबी है इसमें। सी मतलब चाइनीज, चाइनीज का भाषा है मंदारिन, तो मंदारिन। एफ से फ्रेंच, आर से रशियन, ई से इंग्लिश और एस से स्पेनिश। एक बार फिर से बताता हूं, एसी फ्रेश, ए सी 2 वर्ड, ए सी, फिर फ्रेश को देखते हैं, FRES, एच नहीं जोड़ना है, नहीं तो 7 हो जाएगा। तो एसी फ्रेश, ए से अरबी, सी से चाइनीज, चाइनीज का भाषा मंदारिन, एफ से फ्रेंच, आर से रशियन, ई से इंग्लिश और एस से स्पेनिश। लेकिन कार्यकारी भाषा 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच, याद रखिएगा। अब यूएन चार्टर के अध्याय 3 के अनुसार इसमें एक अनुच्छेद है 7, तो 7 के तहत हम यूएन चार्टर का अध्याय 3 देख रहे हैं, और उसमें आर्टिकल 7, उसके अनुसार इसके 6 अंग हैं। 6 अंग कौन कौन है, तो महासभा, महासभा को बोलते हैं जनरल असेंबली, ठीक है। दूसरा है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा है प्रन्यास या न्यास परिषद, एक ही बात है, ट्रस्टीशिप काउंसिल। पांचवा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और छठा आपका है सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। अब ये एक एक करके यहां पे देखेंगे हम लोग। सबसे पहले आते हैं महासभा में। अब महासभा को समझिए, महासभा यानी जनरल असेंबली, सबसे प्रमुख अंग महासभा है। यूएन का पूछेगा कि सबसे प्रमुख अंग कौन सा है, तो महासभा। सभी देश के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। 193 जो देश है उसके सभी देशों के प्रतिनिधि इसमें आते हैं, शामिल होते हैं। इसलिए इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु संसद। हम मिनी पार्लियामेंट इसे कहते हैं वर्ल्ड का, ठीक, विश्व की लघु संसद। प्रत्येक देश अपने 5 प्रतिनिधि को यहां पे भेज सकता है, लेकिन जैसे मान लीजिए भारत से 5 प्रतिनिधि गए, लेकिन वोट जब होगा तो एक ही माना जाएगा, वोट एक ही होगा, ठीक। 5 प्रतिनिधि भेज सकते हैं। प्रतिनिधि 1 वर्ष के लिए, प्रतिनिधि 1 वर्ष के लिए एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जो भी प्रतिनिधि जाते हैं उसमें से सारे देश के जो आए उसमें से 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष और फिर उपाध्यक्ष का चयन करते हैं। एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, सॉरी 1 वर्ष के लिए नहीं, एक अध्यक्ष लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष होगा, ये याद रखिएगा। तो ये बैठक तो होते रहती है। भारत की एकमात्र अध्यक्षा कौन है, विजया लक्ष्मी पंडित, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, विजया लक्ष्मी पंडित। अब काम क्या क्या है इसका ये समझिए। तो सबसे पहला काम होगा इसका सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर नए सदस्यों, नए देशों की सदस्यता देना। सुरक्षा परिषद कहेगा, सिक्योरिटी काउंसिल जो कार्यपालिका कहा जाता है, इसे हम बोलते हैं दुनिया का पुलिसमैन। ये देखेगा कि हाँ सिक्योरिटी के हिसाब से ठीक ठाक है कि नहीं कंट्री, कहीं आतंकवाद को पनाह तो नहीं दे रहा है, कहीं आतंकवादी तो देश नहीं है, कुछ इस तरह का। तो ये कहेगा, उसके बाद नए देशों को सदस्यता देगी यूएन, ठीक है। तो ये कौन करेगा, रिकमेंड करेगा, सुरक्षा परिषद। किसको करेगा, महासभा। तो वो कहेगी कि हाँ अब यूएन का तो सदस्य रहोगे। दूसरा है महासचिव की नियुक्ति। तीसरा है यूएन का बजट पारित करना। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो भी चीजें होंगी वो 2/3 बहुमत से, जैसे हमारे यहाँ विशेष बहुमत होता है ना, उसी तरह यहां भी विशेष बहुमत से होता है। और बजट पारित करना, यहां बजट चलते रहता है ना। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश की नियुक्ति करना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश बहुत ही इंपॉर्टेंट, महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों मिलकर करते हैं। अब समझिए, बैठक इसका होता है सितंबर में, सितंबर के 3rd मंगलवार को, सितंबर के 3रे मंगलवार को होता है। और ये
मध्य दिसंबर तक चलता है। तो यहां लोग आते हैं, अपना अपना राय सलाह रखते हैं। प्रेसिडेंट 1 वर्ष के लिए यहां बनाए जाते हैं, इन्हीं में से प्रेसिडेंट 1 वर्ष के लिए होंगे। अब आते हैं सुरक्षा परिषद, यानी दूसरा नंबर सुरक्षा परिषद, जिसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। ये यूएन का कार्यपालिका है। कार्यपालिका का मतलब बने हुए संविधान को, बने हुए कानून को मतलब क्रियान्वयन करना, ठीक। इसका काम है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। हम इंटरनेशनल लेवल पर शांति और सुरक्षा बनाए रखेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं पुलिस ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का पुलिसमैन। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं? सुरक्षा परिषद को। अब इसको इंटरपोल नहीं समझना आपको, इंटरपोल दूसरा चीज है ना। तो दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को 15 सदस्य इसमें होते हैं, 5 अस्थाई, अस्थाई मतलब अस्थाई हमेशा के लिए, और 10 होंगे अस्थाई जो 2 वर्ष बाद बदले जाते हैं। हर 2 वर्ष बाद अस्थाई देश जो है 10 वो बदले जाते हैं, ठीक। अब 5 जो अस्थाई देश हैं वो आपको याद कर लेना है। इसका एक ट्रिक है, आमा बांटो चीर फाड़ के। तो आमा से हुआ अमेरिका, बांटो से हुआ ब्रिटेन, ची से चीन, र से रसिया और फार से फ्रांस। याद रखिएगा कि इन 5 देशों के पास वीटो का पावर प्राप्त है। एक देश जो है फ्रांस, वो इसमें शामिल पहले नहीं था, लेकिन यूके के जो पीएम है विंस्टन चर्चिल, उनके कहने पे ये ऐड किया गया। अब समझिए, जैसे कोई भी मुद्दा है उसको लेके अगर 5 कंट्री सहमत हैं तो वो चलिए सही है, नहीं एक कंट्री अगर, जैसे इसमें 5 कंट्री में अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, फ्रांस, जैसे अगर किसी भी मुद्दे को लेकर फ्रांस कहता है कि नहीं हम सहमत नहीं हैं, तो फिर वो चीज रद्द हो जाएगा, मतलब वो चीज आगे नहीं बढ़ेगा। और जब 5 सहमत हो तभी, इसी को बोलते हैं विशेषाधिकार। वीटो का मतलब विशेष अधिकार, ठीक है। तो क्या भारत को मिलना चाहिए? क्या भारत को मिलना चाहिए और भारत इस दिशा में कहां तक है, तो उसके बारे में लास्ट में चर्चा करेंगे। समझिए आगे, महासभा जो है सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी देशों को 2 वर्ष के लिए चुनता है। महासभा चुनता है सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी देशों को। अब देखिए, अस्थायी देश जो है 10 अस्थायी देश जो कि मतलब टेम्पररी है, आएंगे 2 साल रहेंगे फिर चल जाएंगे, आएंगे 2 साल रहेंगे फिर चल जाएंगे, है ना। तो एशिया अफ्रीका से आते हैं 5 सदस्य देश, ठीक। लैटिन अमेरिका से 2, पश्चिमी यूरोपियन और अन्य कंट्री से 2 और पूर्वी यूरोपियन से 1। ऐसा सीक्वेंस चलता है, अल्फाबेटिकली भी आप देख सकते हैं। भारत 8वीं बार अभी वर्तमान टाइम में बना है। कहां? अस्थायी सदस्य देश, लेकिन इसको बनना चाहिए अस्थायी सदस्य, लेकिन अभी तक ये नहीं बन पाया है। 8वीं बार 50 में बना, तो 50 से 51, 1950 से 51, है ना। 67 में 1967, फिर 1972, फिर 1977, फिर 1984, 1991, 2011 और अभी बना है जनवरी 2021 से अब 2022 तक, दिसंबर तक रहेगा, ठीक। तो ये आपका भारत को अभी वर्तमान टाइम में शामिल किया गया कहां पे? तो यूएन में, यूएन के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में, ठीक। चलिए अब आगे आते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद, है ना, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब आर्थिक और सामाजिक परिषद का काम क्या है कि पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था को सुचारू और सुदृढ़ रखना, मतलब अर्थव्यवस्था बिल्कुल सबकी चलती रहे, बिल्कुल ठीक ठाक रहे सारे कंट्री, और जो सामाजिक मुद्दे जितने भी हैं, हमारा जो सोसाइटी है उसका डेवलपमेंट होते रहे। मोटा मोटी मैं ये बता देता हूं, प्रारंभ में इसमें 18 कंट्री थे शामिल, अब 54 सदस्य हैं, 3 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। यहां भी एक प्रेसिडेंट होगा, 1 वर्ष के लिए चुना जाएगा। कार्य इसका क्या है कि यूएन के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर ध्यान देना, यूएन के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर ध्यान देना, ठीक। बैठक इसका वर्ष में 2 बार होता है, तो 2 बार कहां होगा? 2 जगह होगा, एक होगा अप्रैल में न्यूयॉर्क में और दूसरा होगा जुलाई में जिनेवा में। जुलाई में जिनेवा में और अप्रैल में न्यूयॉर्क में, ठीक। चलिए, आईएलओ जिसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, 1919 में स्थापित आईएलओ अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को ये देखती है कि हाँ भाई इसमें मूवमेंट है, काम है, हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में स्थापित रोम में है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के साथ ये प्रतिवर्ष मीटिंग करते हैं। ये कौन? आर्थिक और सामाजिक परिषद। क्यों करते हैं? ये देखने के लिए कि हमारा डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, हमारे जो कंट्री हैं 193 और पूरे विश्व में शांति स्थापित है, वो इकोनॉमिकली रूप में कहां जा रहे हैं, किसको किस देश की सहायता करनी चाहिए, ये सारे चीज यहां पे देखे जाते हैं। मानवाधिकार आयोग यहीं से आते हैं, क्योंकि सामाजिक मुद्दे या आर्थिक मुद्दों को लेके क्या है, अब मानव का अधिकार क्या है, बहुत सारे अधिकार है ना। तो आपका जब अधिकार है सोशल लाइफ, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, और अरस्तु ने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक मुद्दों को कौन ध्यान में रखता है? मानवाधिकार आयोग। अब देखिए,
यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड, 1946 में स्थापित न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये सारे चीजों को देखता कौन है? ये देखता है सामाजिक और आर्थिक परिषद। इन सब को आगे बढ़ाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अगला है प्रन्यास या न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये काम क्या करता है? तो अविकसित देशों की सहायता करना। जो अविकसित देश है, जिनका विकास नहीं हो रहा है, उनको सहायता करेगा ये। साथ ही साथ यूएन का फाइनेंशियली हेल्प करेगा। यूएन में जो पैसे आते हैं जाते हैं, उनका हेल्प कौन करता है? तो ये करता है प्रन्यास परिषद। इसमें 12 देश शामिल हैं। अब देखिए भारत जो है 1% मात्र पैसा दे पाता है यूएन को। मतलब हम 1% पैसा हिस्सा, जितना हिस्सा 100% होता है ना, तो 100 में हम 1% ही अपनी भूमिका निभा पाते हैं। वहां फाइनेंशियली भारत निभाता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अब देखिए कोई भी संगठन है उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, और पैसा आपको कहां से मिलेगा? प्रन्यास परिषद, ये आपको हेल्प करती है। ठीक, चलिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, 1945 में इसका गठन हुआ था, लेकिन कार्य करना 1946 से स्टार्ट करते हैं। इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में, याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहां है? हेग नीदरलैंड में, अलग रखा गया है बिल्कुल। 15 न्यायाधीश यहां पे होते हैं, जिनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष। यहां कितने होंगे? 15 न्यायाधीश। ठीक, प्रत्येक 3 वर्ष बाद लगभग 5 न्यायाधीश रिटायर हो जाते हैं, है ना। एक देश का 2 न्यायाधीश 1 टर्म में नहीं हो सकता है। जैसे मान लिया जाए अभी न्यायाधीश बने 15, अभी 15 का शेड्यूल चल रहा है, तो एक ही देश से 2 नहीं होंगे, एक ही होगा। ठीक, अवकाश प्राप्त जो भी न्यायाधीश हैं वो पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। अब इनका निर्वाचन कैसे होता है वो भी दिखाते हैं। इनका निर्वाचन यानी चुनाव कैसे होता है? महासभा और सुरक्षा परिषद मिलकर करती है। महासभा और सुरक्षा परिषद इनको मिलकर करती है इनका चुनाव। ठीक है, अब समझिएगा, एक प्रेसिडेंट 3 वर्ष के लिए चुना जाता है। यहां पे एक प्रेसिडेंट यहां पे होंगे, वो इन्हीं में से होंगे। इन्हीं में से एक प्रेसिडेंट मतलब एक अध्यक्ष होंगे, वो 3 साल के लिए चुने जाएंगे। एक वाइस प्रेसिडेंट भी होंगे, 3 साल के लिए चुने जाएंगे। वो भी ध्यान रखें। गणपूर्ति 9, गणपूर्ति या कोरम का मतलब क्या होता है? कि हमको जिस काम में है उस काम को चलाने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए। जैसे इसको यूं समझ लीजिए, एक क्लास है जिसमें 40 बच्चे हैं। अगर एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चे मात्र 2 आए, तो टीचर बोलेंगे जाओ आज छुट्टी कर दो। गणपूर्ति का मतलब हम टीचर ये दिमाग में रखता है कि हमको मिनिमम कम से कम 10 स्टूडेंट आए तब तो पढ़ाएंगे, या 5 स्टूडेंट या 8 स्टूडेंट आए तब। तो गणपूर्ति का मतलब वही होता है कि मतलब 9 नहीं रहेंगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में तो काम उस दिन नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला है आपका सचिवालय। सचिवालय ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, राष्ट्र स्तर के मुद्दे, वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई यहां भारत का मुद्दा हो और यहां पे सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल डिफरेंट मुद्दा हो, 2 देशों को लेके हो, तो वो जाते हैं कहां पे जाएंगे? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। 4 देशों के मुद्दों को लेके वहां पे चले जाएंगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, वहां पे बात चलती है। ठीक है, चलिए ये भी याद रखिएगा। भारत के न्यायाधीश बने हैं दलबीर भंडारी, पहले थे दलबीर भंडारी भारत के न्यायाधीश, ये भी याद रखिएगा। सचिवालय, सेक्रेटरिएट। अब यूएन का कार्य प्रबंध देखना इसी को है। यूएन का कार्य प्रबंध मतलब मैनेजमेंट टोटल कौन करेगा? तो सचिवालय। और सचिवालय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कहीं का भी हो। हेड इसके कौन होंगे? महासचिव। महासचिव कितने वर्ष के लिए बनेंगे? तो 5 साल के लिए। इनकी नियुक्ति कैसे होगी? तो सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा करेगी। सुरक्षा परिषद कहेगी, संस्तुति रिकमेंड करेगी कि हाँ भाई इसका होना चाहिए, तो फिर महासभा उनकी नियुक्ति करेंगे। मतलब अपॉइंटमेंट कौन देगा? महासभा, लेकिन रिकमेंड कौन करेंगे? सुरक्षा परिषद। चलिए 5 वर्षों के लिए होंगे। प्रथम महासचिव ट्रिगवेली थे। ट्रिगवेली या ट्रिगवेली बात एक ही है। ट्रिगवेली नॉर्वे के, तो ट्रिगवेली नॉर्वे के थे। ये कब बने थे? याद रखिएगा 1946 से 1953। ठीक, चलिए वर्तमान टाइम में जो यूएन के महासचिव हैं वो कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाली पीएम है। एंटोनियो गुटेरेस कैवें नंबर के? ये अगर आपसे पूछ दिया तो बोलिएगा 9वें नंबर के हैं। कैवें नंबर? 9वें नंबर के। 2017 से अब तक भी बने हुए एंटोनियो गुटेरेस। 2 बार यहां पे महासचिव कौन कौन बने? तो 2 व्यक्ति 2 बार बने हैं। एक तो आपके बने कोफी अन्नान, ये घाना के थे कोफी अन्नान, और जस्ट एंटोनियो गुटेरेस के पहले जो थे वो थे बान की मून, दक्षिण कोरिया के। ये 2007 से 16 तक रहे। ठीक है, 7 से 16 तक रहे बान की मून दक्षिणी कोरिया का। ठीक, तो इतनी बातें आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। एक चीज और, सबसे ज्यादा जो वीटो पावर का यूज किया है वो है रसिया। रसिया वीटो पावर का सबसे ज्यादा यूज कौन किया है? रसिया। और कई बार तो भारत को बचाने के लिए किया है, कई बार तो कश्मीर को मुद्दों को लेकर किया है, कई बार आतंकवाद के मुद्दों को ये छेड़ा है। खैर
अब याद रखिएगा वीटो पावर क्या होता है। जैसे मान लिया जाए जम्मू कश्मीर का कोई बात हो या किसी भी देश का कोई मुद्दा हो, अगर उस पे पांचों वीटो पावर जो कंट्री हैं वो एक साथ सहमत होते हैं तो वो चीज माना जाएगा। और अगर उसमें से कोई भी एक कह देता है कि मुझे ये मंजूर नहीं है तो वो फिर वो नहीं माना जाता है। ठीक, अस्थायी सदस्यता क्या भारत को मिलनी चाहिए। अब इसके कई पॉजिटिव पहलू। अब मतलब जो यहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं इस चीज को लेके वो तो सीधे बोलते हैं कि हाँ, और मेरी तरफ से भी है कि हाँ मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए उसके मैं पॉजिटिव पॉइंट बता रहा हूं, और नहीं मिल पा रहा है उसके नेगेटिव जो चीजें हैं वो भी दिखा दूंगा क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसमें अड़चन क्या है। तो देखिए, जहां भी युद्ध वाला बात हो, जहां भी कुछ गड़बड़ वाला बात हो, वर्ल्ड में अगर सबसे पहला बदनाम नाम आता है तो आप सभी जानते हैं आज के टाइम में भारत का पूरा विश्व झेल रहा है उस चीज को, है ना, चाइना। अब देखिए, सबसे पहले तो यूएन क्यों मिलना चाहिए, भारत को अस्थायी सदस्यता के साथ वीटो क्यों मिलना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यूएन का संस्थापक सदस्य रहेगा। हम आपको निर्माण करने में टाइम साथ थे तो आप हमको छोड़ के कैसे चले गए, है ना, ये तो धोखा वाली बात हो गई। तो यूएन का संस्थापक सदस्य रहे। अब यूएन कहता है कि हम उस देश को अस्थायी सदस्यता देंगे जो आतंकवाद को बिल्कुल मतलब भगाता हो। भारत जैसा देश आतंकवाद के सख्त खिलाफ रहता है और आतंकवाद विरोधी कई गतिविधियां चलाई। दूसरा कहता है यूएन कि हमको ऐसा कंट्री चाहिए अस्थायी सदस्यता के लिए जो लोकतंत्र का समर्थन करता हो। भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कंट्री है, भले ही 7वें नंबर पे क्षेत्रफल पे आता है, भले ही जनसंख्या में दूसरे नंबर पे आता है, फिर भी भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कंट्री है, ये याद रखिएगा। तो ये पॉइंट तो यहां पे सब खत्म हो गए कि हम संस्थापक सदस्य भी रहे। यूएन कहता है कि लोकतांत्रिक कंट्री हम यहां हैं, आतंकवाद का समर्थन नहीं करने वाला बिल्कुल है हम। भारत और बांग्लादेश सबसे ज्यादा सेना जो है वो यूएन को भेजता है मदद करने के लिए, सबसे ज्यादा सेना भेजता है यहां से। अच्छा, दूसरा चीज, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उस समय पूरा देश कहता था पोलियो कैपिटल भारत को। पोलियो मतलब पोलियो फैला हुआ था। आप सभी को पता है कि पोलियो 2 बूंद खुराक, अमिताभ बच्चन उसमें कई भूमिका निभा के और वो प्रचार भी करते थे। तो पोलियो मुक्त भारत बनाने के लिए मतलब इतना जोर शोर से भारत सरकार लगी और यहाँ के लोग इतने एक्टिव हुए कि पोलियो जड़ से खत्म हो गया। और उसी पोलियो का ड्रॉप जो भारत आज बनाता था वो WHO में जाता है, यूएन को बांटते हैं हम, है ना। तो यहां भी हम बिल्कुल आगे हैं। चलिए, अब एक यहां पे सवाल उठता है, भारत MTCR का सदस्य। अब MTCR क्या होता है, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम, इसका सदस्य भारत है। अब इसका काम क्या है, MTCR का काम क्या है। MTCR का काम है जितने भी मिसाइल हैं, जितने भी इस तरह के मतलब गोला बारूद वगैरह हैं, उन पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना MTCR करता है, तो इसका सदस्य है। अब इसका चाइना सदस्य नहीं है, लेकिन चाइना चाहता है कि हम इसके सदस्य बन जाएं। ठीक, अब बात करेंगे G4 कंट्री में कौन कौन है, इंडिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, जापान, ये सभी मांग रहे हैं कि हमको वीटो दे दीजिए। इसमें सबसे ज्यादा प्रबल दावेदारी भारत की है, तो यहां भी हम आगे हैं। और अब क्यों नहीं मिल पा रहा है समझिएगा, तो 2-3 तरह की ट्रीटियां थी। अब वो ट्रीटी परमाणु बम को लेके था कि हमने मतलब यूएन ने बोला कि परमाणु बम का परीक्षण बिल्कुल नहीं होगा। बीच में आपने न्यूज में भी सुना होगा कि परमाणु बम का परीक्षण नहीं करेगा देश, जो करेगा उसका स्थायी सदस्यता, भाई उसको हम स्थायी सदस्यता में नहीं ले सकते हैं। लेकिन उस पर साइन भारत नहीं किया और ये 5 कंट्री किए हैं। तो भारत कहता है कि मिसाइल सब देश से खत्म कर दीजिए, परमाणु सब देश से खत्म कर दीजिए, हम करेंगे नहीं परीक्षण। क्यों मिसाइल परीक्षण, परमाणु परीक्षण करेंगे नहीं करेंगे। और ये परमाणु परीक्षण करता है 18 मई 1974 को पोखरण, राजस्थान के पोखरण, स्माइलिंग बुद्धा नाम से हम परीक्षण करते हैं। ठीक, अब वहां पे भी कहा गया कि ना आपका स्थल में होना चाहिए, जल में नहीं होना चाहिए, धरती पर नहीं, हम तो धरती के अंदर किए, तो वो उस हिसाब से भी यहां पे होना चाहिए। अब यूएन का बजट में भारत का 1% योगदान है। यूएन कहता है कि यार तुम 1% बजट लेकर आओ, ज्यादा लाओगे तब ना। देखिए, ये अलग बात है कि यहां पे भारत 1% बजट देता है, लेकिन भारत और भी बाकी मामलों में यूएन का खूब सपोर्ट करता है। जैसे आतंकवाद के मुद्दे में भारत सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है यूएन में। अगर रक्षा की बात की जाए, सैन्य बल की बात की जाए, तो वहां भारत और बांग्लादेश ऐसे कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में जो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं यूएन की। तो हम ऐसे मतलब शरीर से हेल्प कर रहे हैं, बाकी चीजों से हेल्प कर रहे हैं, भले पैसा से ना कर पाए। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत नहीं है, मजबूत है लेकिन बहुत मजबूत नहीं है।
कश्मीर मुद्दा को लेकर ये कहता है कि ना, तो कश्मीर मुद्दा को पाकिस्तान यूएन में दुनिया भर का बात उठाया, कई बार उठाया, और इसी मुद्दे को उठाने के बाद यूएन बोला डिक्सन कमीशन बैठाओ। डिक्सन कमीशन जब बोला कि ये तो क्षेत्रीय विवाद है, ये तो दो देशों के बीच विवाद ही नहीं, क्षेत्रीय विवाद है, क्षेत्र का विवाद है, तो इस पर कुछ नहीं कहा गया। तो यहां हालांकि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर बन गया आपका यूनियन टेरिटरी, तो ये बात ही खत्म हो गया लगभग। और एक है मेन चीन मुद्दा। चीन हमेशा से चाहता है कि हम कश्मीर को लूट लें, कभी अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर देगा, तो चाइना हमेशा चाहता है। और चाइना सबसे बड़ा, देखिए वीटो पावर में किसको दिक्कत नहीं है, यूएसए बहुत बढ़िया, ये भारत और यूएसए का रिलेशंस है, बिल्कुल ठीक कहता है। यूएसए कहता है कि हम, हमारे तरफ से भैया ओके है। ब्रिटेन बहुत अच्छा, चलो भाई ये भी कहता है कि चलो हमारे तरफ से ओके है, लेकिन ये अड़चन लगाता है, एक कहता है कि नहीं हम आपको सदस्यता दिवाएंगे लेकिन वीटो नहीं मिलेगा। बताइए, वीटो नहीं मिलेगा। हालांकि अब बताइए किस आधार पे कह रहे हैं कि वीटो नहीं मिलेगा। आते हैं रूस भी बहुत अच्छा फ्रेंड है इंडिया का, तो ये भी कहता है, और फ्रांस से हमारे भी रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो यहां भी ठीक दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत है चाइना से। चाइना कहता है कि ना हम नहीं देंगे, हमको आपत्ति है, तो फिर ये डिजॉल्व हो जाएगा, खत्म ही हो गया बात। तो बार बार मुद्दों को उठाया गया है, लेकिन चाइना कहीं ना कहीं रोक लगा देता है, अड़चन लगा देता है। और चाइना का कहीं ना कहीं एक नजर यह भी है कि आप अपने देश से परमाणु हटा दो, तो परमाणु हटा देंगे तो फिर वही बात हो गया कि परमाणु जब हटा देंगे, मूवी में कभी देखा होगा आपने कि फिरौती की जाती है एक बच्चे को किडनैप करके कि तुम 3 करोड़ रुपया या 3 लाख रुपया लेके आओ, इस जगह पे बच्चे को ले जाओ। क्या गारंटी है कि वो बच्चा को छोड़ ही देगा? तो क्या गारंटी कि चाइना मान जाएगा? तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हम एमटीसीआर के सदस्य हैं, तो एमटीसीआर का सदस्य चाइना बनना चाहता है। सीधे भारत को बोलना चाहिए कि हाँ चाइना वाले एमटीसीआर का सदस्यता लो और मुझे यहां वीटो पावर दो, मतलब अस्थायी सदस्यता दो, बात खत्म। तो ये है, ये होना चाहिए, तभी जाके ये कंप्लीट होगा। और चाइना कभी नहीं चाहेगा, कंप्लीटली बताता हूं, चाइना कभी नहीं चाहेगा इस तरह का ट्रीटी को साइन करना, और चाइना ये भी कभी नहीं चाहेगा कि भारत इसमें अस्थायी सदस्य बने, क्योंकि चाइना हमारा बिल्कुल पड़ोसी कंट्री है, और पड़ोसी कंट्री होने के साथ उसको भारत से बहुत फायदे लेने हैं, और भारत पे उसकी पैनी नजर आती है कि कब लूट लें, इसलिए चाइना कभी नहीं चाहेगा। लेकिन भारत को हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए कि हमें यूएन में अस्थायी सदस्यता मिले, साथ ही साथ वीटो पावर मिले, ठीक है। तो इस वीडियो में ये सारी चीजें मैंने बताई है। यूएन से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो आपसे यहां से नहीं छूटेंगे। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।